हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आरजीएस 2024 की सक्सेस स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए आज लेकर आए हैं हाँ एक और आरजीएस को, जिनका नाम है ममता कुमारी। और ममता जी जिन्होंने कि आरजीएस 2024 में 155th रैंक जो है वो सिक्योर की है। और ममता जी, स्वागत है आपका थैंक यू सर। हमारे आज के इस इंटरव्यू सेशन में। और सबसे पहला मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि कैसा लगा आपको उस मोमेंट पे जब आपने अपना रोल नंबर, अपना नाम उस लिस्ट में देखा। सर जब मैंने अपना रोल नंबर लिस्ट में देखा तो मैं बहुत खुश हुई। बहुत सर, इतने दिनों से जो सपना देखा था फाइनली वो सफल हुआ। तो सर मैं बहुत खुश हुई और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया तो वो भी बहुत खुश है। प्लस मेरे मम्मी पापा, मेरे इन लॉज, मेरी दोनों फैमिलीज बहुत खुश हुई सर। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट आप सब लोगों को बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि ममता जी मैरिड हैं। 2018 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी शादी हुई थी। 2019 में। और 5 साल इनकी शादी को हो चुके हैं। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ये कहना होता है शादी हो गई है इसलिए प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ममता जी की 2019 में शादी हो गई थी और उसके साथ पूरा इन लॉज का सपोर्ट इतना अच्छा रहा, उनके हस्बैंड का इतना अच्छा सपोर्ट रहा। जैसा कि हमारी बातचीत अभी हुई, डिस्कशन जो हुआ, तो उन्होंने बताया कि अपने इन लॉज के साथ, इन लॉज के घर में रहते हुए घर के काम को भी मैनेज किया और घर के काम को मैनेज करके आपने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा। तो आपको ऐसे लगता था बीच में कि घर का काम भी कर रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैनेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसे डाउट्स नहीं आए आपको? नहीं सर, मैंने अपने जो टाइम टेबल था, शेड्यूल पूरा फिक्स कर रखा था सर। मैंने घर के काम के लिए अलग टाइम फिक्स कर रखा था, पढ़ाई के लिए अलग। और मैं टाइम से अपना काम करती थी डेली और उसके बाद पढ़ाई करती थी। तो ऐसा नहीं होता था कि बहुत एक हैक्टिक हो गया है, अब तो हिम्मत नहीं रही है ना, थक गए हैं, पढ़ाई कैसे होगी, ऐसी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हुआ। थकने के लिए मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला। वाह, क्या बात कही आपने, थकने के लिए टाइम नहीं मिलता। ये एक माइंडसेट है, जिस माइंडसेट के बारे में आप बात कर रहे हो कि थकने के लिए भी मुझे टाइम नहीं मिला। क्योंकि ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्टोरी से जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, बहुत कैंडिडेट्स ये बात कहते हैं कि लॉ तो किया था लेकिन अब शादी हो गई है, तो शादी के बाद तो अब करियर जो है वो एंड हो गया है, आगे करियर नहीं बनेगा। तो आपने इसको गलत साबित किया है, इस मेंटालिटी को आपने गलत साबित किया है। और ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ममता जी, बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ने के लिए टाइम दे रखा है, वो तो भी क्लियर नहीं कर पाते, और आपने दोनों को साथ में मैनेज कर लिया। जी सर। तो अब आप अपने इन लॉज के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर भी तभी इतने बड़े खिलाड़ी बने जब उन्हें अचरेकर सर जैसे कोच मिले और जब उनकी फैमिली ने उन्हें इतना सपोर्ट किया उस जर्नी में। तो आपकी स्टोरी में, आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें आपको किन किन लोगों का प्रॉपर सपोर्ट रहा? सर मेरी शादी के बाद मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे, मैंने, हालांकि मेरी घर की सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई थी, मेरी मदर इन लॉ को ब्रेस्ट कैंसर था, तो उनकी बाकी वो मुझे कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालना नहीं चाहते थे, पर सिचुएशन ऐसी होने के कारण फिर भी वो मेरा पूरा सपोर्ट करते थे। मुझे बोलते थे कि तू टाइम से अपना काम करके पढ़ ले, फिर वो खुद का काम खुद करने की कोशिश करते थे और मेरा पूरा सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड भी छुट्टियों को भी थोड़ा ऐसे एडजस्ट करते थे कि मेरी एग्ज़ाम आ रही है तो उस टाइम छुट्टी लेके ये घर के कामों में हाथ बटाते थे। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि ममता जी के हस्बैंड जो हैं, ही इज़ इनटू इंडियन आर्मी। वो इंडियन आर्मी में देश की सेवा कर रही हैं। और अब ममता जी भी, देखिए, देश की सेवा हम में से सब लोग करते हैं, लेकिन अब न्यायिक सेवा के क्षेत्र में ममता जी भी अपनी सर्विसेज जो हैं वो देश को ऑफर करेंगी। और जो आपने इतनी बड़ी, मैं इनफैक्ट कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और मैं ये बोलना भी चाहूँगा कि आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपको ऐसी मदर इन लॉ मिली हैं, ऐसे आपके हस्बैंड हैं जिन्होंने आपको इस जर्नी में पूरा सपोर्ट किया। क्योंकि ये इमेजिन करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि एक कैंसर पेशेंट है, लेकिन वो फिर भी उनके माइंड में ये है कि मेरी जो डॉटर इन लॉ है, जो मेरी बहू है, उसको मैं पूरा सपोर्ट करूं उसकी पढ़ाई में। तो रियल में मैं ये बोलूँगा कि आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपको इतना अच्छा इन लॉज मिले हैं। लेकिन सपोर्टिंग इन लॉज होने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप भी डिटरमिन्ड हो, आपके अंदर भी वो कन्विक्शन जो है वो होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आप कौन सी सिटी से आती हैं ममता जी आप? सर मैं सीकर सिटी से हूँ जी, आप सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ, तो आप ओरिजिनली सीकर से हैं और अपने लॉ आपने सीकर से ही किया था। जी सर।
ठीक है। तो फिर आपने जब प्री की प्रिपरेशन शुरू करी तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? ऐसा कुछ था कि इतने आज सर पढ़ाई करनी मैंने है? घंटे कभी डिसाइड नहीं किए, वैसे मेरी 8-9 घंटे पढ़ाई हो जाती थी। अभी भी जैसे मेंस 8-9 आवर्स आप डेली पढ़ लेते थे? जी सर। घर के काम के साथ भी? हाँ सर, इससे ज़्यादा तो मेरी नहीं हो पाई, पर 8-9 घंटे मैंने डेली डेली कंसिस्टेंट आपने पढ़ाई करी? जी सर। तो घर के साथ 8-9 आवर्स काम के साथ में मैनेज करना, मुझे सोच के भी ऐसे लग रहा है कि आपने कैसे मैनेज किया होगा। सर दोनों डिवाइड करके रखती थी, जैसे सुबह जल्दी उठ के कि मुझे 8 बजे तक काम निपटाना है घर का, उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैं बस अपना रूटीन फिक्स रखती थी सर। मैं कभी जैसे 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो गया, कुछ काम आ गया, तो मैं दूसरे दिन उसको कवर अप करने की कोशिश करती थी। तो बेसिकली आपका मैनेजमेंट काफ़ी इफेक्टिव रहा। जी सर। आपका जो टाइम मैनेजमेंट था वो आपने इस तरीके से प्लान किया। वो कहते हैं ना कि आपदा में भी अवसर ढूंढ लेना, तो किसी भी सिचुएशन में वो जो फ्लेक्सिबल आपने दिखाई फ्लेक्सिबिलिटी, वो आपके काफ़ी काम आई। जी सर। और मेंस के लिए आपने क्या सोचा, मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए? सर जैसे मैं पहले से ही थोड़ी कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई कर रही थी, तो मेंस में भी वही चीज़ काम आती है। और मैंने अपनी पढ़ाई को हमेशा बैरक से ही ज़्यादा मैंने पढ़ा है। ओके। नोट्स मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, और ना ही ज़्यादा, जहाँ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती थी वहाँ मैं बुक्स या फिर यूट्यूब का सहारा ले लेती थी। और उसके बाद मैंने जैसे ही मेंस प्री हुआ, प्री में मेरा अच्छा स्कोर था, तो उसके बाद मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और मैंने सर लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस की, कि जितना भी मुझे टाइम मिलता आप लिखते थे? प्रैक्टिस, बस लिखने की प्रैक्टिस करती। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि 45 डेज बचे हैं मेंस में और कैसे होगा? घर का भी आपने 45 डेज तक घर को भी मैनेज किया होगा बराबर में? घर को मुझे ही मैनेज करना था, तो मैंने हमेशा से ही किया है। तो वो तब भी आप लिख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे? जी सर। और फिर इंटरव्यू आपका कैसा रहा? इंटरव्यू मेरा सर अच्छा गया, काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट था वहाँ का। पहले ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसा इंटरव्यू जाएगा, पर इंटरव्यू देके बहुत अच्छा लगा सर। तो कैसे क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे थे? सर मुझे जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे, कुछ सीधे क्वेश्चन भी पूछे। जैसे आप मजिस्ट्रेट हो, आपके सामने कोई कंप्लेंट आती है, आप क्या करोगे? आपके पास एक आप सिविल जज हो, कंप्लेंट आती है, आप उसमें क्या करोगे? और सर एनआई का भी पूछा मुझे, रेस जुडिकेटा, डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट पूछा, डोमेस्टिक वायलेंस पूछा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने मॉक में भी पूछे थे, मॉक में डिस्कस किए थे हमने। तो आप जब मॉक में आए थे तब हम लोगों ने बेसिकली, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हम लोग सीकर के बारे में बात कर रहे थे काफ़ी, राइट? हमने कल्चर के बारे में, सीकर के बारे में मेनली बात की थी। आपसे नहीं पूछे गए, लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनसे उनके एरिया के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इंटरव्यू में मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ सर, मेरे लिए आपने ही मेरा लिया था, मॉक देने आई थी मैं, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और काफ़ी उससे मुझे सपोर्ट मिला, और मैं कॉन्फिडेंस भी, थैंक यू, काफ़ी अच्छा आया उससे। और काफ़ी अच्छा आपने मुझे फीडबैक दिया था। एक्चुअली मैं एक यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, और वो पॉइंट यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई भी कैंडिडेट है, जब उसका इंटरव्यू होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ एक नंबर से या हाफ मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ। आरजेएस में 35 मार्क्स का इंटरव्यू है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में 35 मार्क्स ही तो है, लेकिन सिलेक्शन के लिए तो एक नंबर भी काफ़ी होता है, एक नंबर क्या हाफ मार्क भी काफ़ी होता है। जी सर। तो हम मॉक इंटरव्यूज़ जो हम लोग बार बार कर रहे थे, उसकी कोशिश यही थी कि हमारे मॉक इंटरव्यू से अगर हम वो गैप फिल कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है। मैंने देखा है कि मैं इंटरव्यू तक गया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन सिलेक्शन तो तभी होगा जब आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। तो वो जो मॉक इंटरव्यूज़ के थ्रू हमारी कोशिश थी कि वो जो गैप रह जाता है कैंडिडेट्स में, वो गैप हम फिल कर सकें। अगर हम हमारी कोशिश से, हमारे एफर्ट से, हमारी गाइडेंस से अगर 5-10 मार्क्स भी हम एडिशनल ऐड करवा दें, तो वो तो बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर देंगे। तो फिर आपका इंटरव्यू, जहाँ तक मुझे याद है, 19th को हो गया था। जी सर। तो फिर रिजल्ट आया 27th को। जी सर। तो फिर क्या लगा आपको? एक हफ्ते दिमाग में क्या चल रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे कुछ ख्याल आ रहे थे?
हाँ सर, वो थोड़ा रहता है कि घबराहट रहती है कि कैसा रहेगा, क्या रिजल्ट आएगा। पर सर मैंने मतलब उसके बारे में, हालांकि वो आता है कहीं ना कहीं, पर मैंने खुद को बिजी रखा कि जितना बिजी रखूंगी उतना ही थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहूंगी। हाँ। क्योंकि सर जो होना है उसको तो कोई टाल नहीं सकता, रिजल्ट तो जो आएगा आएगा, पर पहले ज़्यादा सोचते हैं तो फिर ज़्यादा घबराहट होती है। तो मेरे एक दोस्त ने बोला तू खुद को बिजी रख, हाँ। ताकि थोड़ा तू दूर होगी इस चीज़ों से, बाकी रिजल्ट आ जाएगा। फिर 27 को सर रिजल्ट आ ही गया था। आपने तो भगवत गीता वाली बात बोल दी कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हाँ। है ना, तो आप ज़्यादा सोचते ही क्यों? हाँ सर, वो ज़्यादा घबराहट होती है। ज़्यादा घबराहट होती है, बिल्कुल। तो वो तो एक फैक्टर रहता ही है कि क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर जब रिजल्ट आया उसके बाद आपको बहुत सारे चेंजेस फील हो रहे हैं आपको अपने आसपास? सर बहुत, जैसे लाइफ ही बदल गई हो। ये वाला एलिमेंट मुझे जानना था, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ ना, तो वो उनकी बातों में और उनके वो बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सर कहते ना कि समय बदलता है, लेकिन उन्हीं का बदलता है जो समय को बदलने के लिए कोशिश करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं। आपने कोशिश की, लगभग आपकी जो जर्नी रही वो लगभग 6 सालों की जर्नी रही। हाँ सर। अगर मैं बात करूं 2018 से 2024 तक, और 6 सालों तक आप कंसिस्टेंट रहे, प्रिपरेशन करते रहे, शायद इसी वजह से ये संभव हो पाया। तो उसके बाद अब आपको कैसा लग रहा है, क्या क्या होप लग रही है, क्या दिख रहा है आपको आगे अब? अब सर मैंने तो जब से 27 को रिजल्ट आया उसके बाद से ही काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। सर लोग मतलब थोड़ा अलग ही ट्रीटमेंट देने लगे हैं पहले। ऑब्वियसली आपको मिलेगा। हाँ, और सर सबसे बड़ी बात है कि मेरी दोनों फैमिलीज हैं वो बहुत खुश हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरी दोनों फैमिलीज बहुत खुश है। सर मुझसे ज़्यादा खुशी मेरी फैमिली को हो रही है, उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं ममता जी एक बात बोलूँ मैं आपको कि बहुत बार ना कैंडिडेट्स आके जब मुझे बोलते ना कि सर मेरी सक्सेस में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो मैं उनको हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मेरा टीचर का रोल बहुत कम होता है। मैं उनको ये बोलता हूँ कि जो मेन रोल होता है ना वो कैंडिडेट का ही होता है, सारा एफर्ट उसी का होता है। लेकिन है ना, आपकी स्टोरी सुनने के बाद है ना, मैं ये बोलूँगा कि जितना आपका कंट्रीब्यूशन है ना, उससे कुछ कम कंट्रीब्यूशन नहीं है आपकी फैमिली का, आपके इन लॉज का, आपके पेरेंट्स का। और आप जो बताने जितनी खुशी उन्हें फील हो रही है आपकी सक्सेस पे, जो और वो सक्सेस जो आपको दिख रहा है कि आपसे ज़्यादा उनको वो खुशी महसूस हो रही है। तो हम कहते हैं ना कि जैसे कि हमने ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया हो। जी सर। वो एक होलसम फीलिंग जो होती है ना, वो जो कंप्लीट फीलिंग होती है, वो फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो ये जो ममता जी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है ना, कि जो खुशी हम देखते हैं, जो फीलिंग हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स में देखते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स में देखते हैं ना, वो हमारे लिए ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती है हमसे ज़्यादा, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उनकी एस्पिरेशंस को, उनकी उम्मीदों को पूरा किया है, उन्हें बहुत प्राउड फील करवाया है। ये बहुत एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट है। और मैं इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो मैरिड हैं, तो ममता जी की स्टोरी से मैं इनफैक्ट उनको बोलूँगा कि अगर आपके स्पाउस, इट डजेंट मैटर आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, अगर उनमें भी वो जज्बा है, वो जोश है, और अगर वो विलिंग है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, तो आप भी उनको पूरा सपोर्ट कीजिए, आप भी उनको पूरा इंकरेज कीजिए, ताकि वो भी अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएँ। और हम कहते हैं ना कि वो ड्रीम किसी एक इंसान का नहीं होता, और मुझे लगता है कि ये जो ड्रीम है ये आपकी फैमिली का एक कलेक्टिव ड्रीम था। जी सर, बिल्कुल। तो जो खुशी हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि शायद ये सपना, शायद नहीं, मैं तो कहूँगा कि ये सपना जो था ये आप सब लोगों ने देखा था। जी सर। और इसलिए वो खुशी सबको हो रही है। जी सर, बिल्कुल। तो एक बात बताइए ममता जी कि अब जिन लोगों का नहीं हुआ है, या ऐसे स्टूडेंट्स जो प्लान कर रहे हैं कि उन्हें जुडिशरी में जाना है, अपना करियर बनाना है जुडिशरी में, अगला आरजेएस देना है, तो उनको आप क्या सजेशन देंगे? क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और आप रिसोर्सफुल बनकर उभरी हैं क्योंकि आपने सब चीज़ों को मैनेज कर लिया, आपने एडवर्सिटीज़ को हावी नहीं होने दिया कि शादी हो गई है कोई बात नहीं, मदर इन लॉ की तबीयत खराब है कोई बात नहीं, वी विल मैनेज, सब हो जाएगा, ऑल इज़ वेल वाली आपने एक अप्रोच रखी है। तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं?
सर जिनका नहीं हो पाया मैं उनको तो यही बोलना चाहूँगी कि हिम्मत न हार के वापस ट्राई करें। मेरा भी सर मैंने आपको बताया मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही रही थी, है। हाँ। तो अपन ऐसा सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ तो हो नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लगातार कोशिश करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, आपने भी बताया, ये मेंशन भी करता हूँ कि फर्स्ट टाइम में आप शायद प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और एक बार सर मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था, आप मेंस आपने दिया था जी सर। और इस बार आपने तीनों ही लेवल क्लियर कर लिए। जी सर। तो ये भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही प्री मेंस इंटरव्यू हो जाएगा। ज़रूरी नहीं हम इतने एक्सपर्ट हो सकता है कि हमें टाइम लगे उस लेवल तक पहुँचने में, बट अल्टीमेटली हम हमारी मंजिल तक पहुँच जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल ममता जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपको देखकर ऐसी बहुत सारी कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको इंस्पिरेशन मिलेगी और उन्हें ये समझ में आएगा कि प्रिपरेशन करने के लिए बस वो एक विल पावर होनी चाहिए, तो प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। वेल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड वी रियली विश कि आप ऐसे ही आने वाली जनरेशंस को और यंग एडवोकेट्स को इंस्पायर करते रहें। थैंक यू सो मच।